नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको कैंसर केयर डॉट जी के और पी न्यूज़ में खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम आपके इन दो चैनल्स पर कैंसर के हवाले से जानकारी फराहम कर रहे थे। हमारे साथ हमेशा डॉक्टर काजी अशरफ साहब जो जम्मू कश्मीर के मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर सर्जन हैं। आज हमारा 22वां एपिसोड है। इसको हम 22वां एपिसोड नहीं बताएंगे क्योंकि 21 एपिसोड में हमने कैंसर के मुतलिक आपको मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, चाहे हमारा लिवर या स्टोमक, किडनीज, फूड पाइप, ओवरीज या इस तरह के जितने भी बॉडी के ऑर्गन थे उन पे एक एक करके हमने एक एक एपिसोड दिया। इस तरह हमने आपको 21 किस्तों में बताया कि कैंसर की वजह क्या है, का इलाज भी बताया डॉक्टर साहब ने। आज हमने सोचा है कि आज हम आपको बताएंगे ये जो कैंसर की बीमारी है। आज हमारा आखिरी इस हवाले से हम बताएंगे प्रोग्राम है, कंक्लूड कर रहे हैं हम ये कैंसर के हवाले से। तो हमने सोचा कि नाजरीन को बताएंगे ओवरऑल जो ये कैंसर की बीमारी है, तो इस पे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए एक इंसान को ताकि इस बीमारी से महफूज रहें। तो आज भी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, आ, पहले आपका मैं इब्तिदा में शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि हमने पिछले कई महीनों से हम लगातार आपने जो हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमने जो कैंसर पे बात की है, लगातार हमने 21 एपिसोड और हर एक एपिसोड एक एक घंटे का। तो हमारे हिसाब से ये इस पे जो मेहनत जो हमने कोशिश की, तो ये आसान नहीं था हमारे हिसाब से प्रोफेशनली अगर इस चीज़ को देखेंगे। और उसके साथ साथ में जो आपने कंट्रीब्यूट किया, जो आपने बिजी शेड्यूल में टाइम दिया हमें, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम फिर आपको ज़हमत देते हैं, इसको बोलेंगे आपको, ये कि आज जो हमारा आखिरी इस हवाले से प्रोग्राम है, तो जैसे मैंने आपको से इस्तदा की थी कि नाजरीन को बताइए ये जो कैंसर है ओवरऑल क्या करना चाहिए, एक मुख्तसर सा प्रोग्राम। एक तो हम नाजरीन से इस हवाले से इजाज़त भी लेंगे इस कैंसर के हवाले से। तो दूसरा उनको मकसरन एक फाइनल मैसेज जो जिसको हम कहते हैं कंक्लूड करेंगे हम इसको आज। चूँकि इससे पहले कि मैं इस आपके सवाल पर आ जाऊँ, मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया, पी न्यूज़ का काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी टीम का काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सब जो नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं और उनके प्यार का काफ़ी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो अब जो हमारा ये आज का कंक्लूडिंग जो एपिसोड है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर इजाज़त लेने से पहले मुख्तसरन मैं इस बात पर थोड़ी-सी रोशनी डालूँ कि ये जितने हमने प्रोग्राम किए, तो उनका निचोड़ क्या है और कैसे हम कैंसर जैसी बीमारी को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, नाज़ साहब इसमें क्या है, ये जो कैंसर है, ये हमको समझ लेना चाहिए कि ये हमारे साथ रहने वाली बीमारी है। ये ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। अगर कोई ये समझता है दुनिया में या कोई स्पेशलिस्ट या कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट ये इस गलतफ़हमी में है कि कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, ये तो फ़िलहाल नामुमकिन। आगे जाके 100 साल या 200 साल के बाद क्या रहेगा उसका हम बता नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल ये नामुमकिन है, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बनी नवा इंसान के साथ जब से बनी नवा इंसान इस कदम रखा इस ज़मीन पर तब से ये चल रहा है। ये हमारे पास देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है जब फ़िरौन मिस्र पर था, मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी, उस वक़्त के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ ये सब क्लियर है कि वो कैंसर का उसमें ज़िक्र है। गैलन जो रोमन फ़िज़िशियन था 200 सदी में, तो उसने भी इसको जैसे कि नाम भी उसी ने दिया है एक्चुअली। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको इस बात को ये समझना चाहिए, ये जो कैंसर है ये हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ रहने वाली एक चीज़ है। ये शाना बशाना चलेगी, जिस तरह बाकी सब चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं, इस तरह ये भी चलेंगी।
ये हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया है, कहाँ से आता है। जिक्र किया। इसीलिए मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कैंसर के बारे में जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी जिस्म में या मेरे जिस्म में जीन्स हैं, हाँ, या डीएनए है। जैसे कि आपकी शक्ल कैसी है, आपकी चेहरा कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपका मतलब हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, आपका जिस्म कैसा है, आपकी कद कितना है, आपकी ये है, तो आपकी साख जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। वो जीन्स का कंट्रीब्यूशन है। अब जो हमारे हाथ में है वो ये है कि एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी जो ग़िज़ाइयात हैं हम्म, उन पर हम किस तरह उनको कैसे हम हैंडल करें। हमारा जो माहौल है उसको उसके साथ हम कैसे उसको कैसे हम हैंडल करें, और प्रिकॉशंस क्या हम लें ताकि इस बीमारी को सही वक्त पर, यानी कि पहले जब भी ये शुरू हो कोशिश ऐसी रहने की तब ही इसका पता लगना चाहिए। उसके लिए हमारी कोऑपरेशन जरूरत है, लोगों की कोऑपरेशन से हमको ये अंडरस्टैंड करना है। तो इस मामले में मैं ये ज़िक्र करूँगा जीन का जो है, जो साख्त है, नेचुरल साख्त है, वो आप रख दीजिए, ठीक है? उसको हम अभी छेड़ेंगे नहीं। जो हमारे कंट्रोल में है, देखिए ग़िज़ाइयत हमारे कंट्रोल, हमको किस तरह की ग़िज़ाइयत खानी चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। तो इसमें हमने पहले या दूसरे एपिसोड में ये बताया, उसको मैं फिर रिवाइज़ करता हूँ कि देखिए कार्ब जो है, यानी कि जिसमें जिन ग़िज़ाइयत में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, उसमें चावल आते हैं, रोटी आती है, गेहूँ आती है, मिठाई आती है, लिप्टन आती है, लिप्टन टी जिसको मीठा खाते हैं, जिसको हम जो चीनी है, चीनी का इस्तेमाल है, और बेकरी और बाकी सब ये पास्ता, जंक फूड और जो क्विक फूड्स जो बाज़ार में मिलते हैं, ये सब चीज़ें जो है अगर इनको ज़्यादा मिकदार में इंसान इस्तेमाल करे, तो इससे क्या होता है, इससे ये कैंसर जो है, कैंसर को फलने-फूलने में मदद मिलता है। कैंसर जब शुरू हो जाता है, तो ये इस्तेमाल यही करता है, एनर्जी इस्तेमाल करता है, यानी ग्लूकोज़ इस्तेमाल करता है और फ्रक्टोज़ इस्तेमाल करता है। लिहाज़ा हम लोगों को, इंसान को, किसी भी इंसान को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है, चावल, बाकी चीज़, ये सब चीज़ें कार्ब्स जिसको बोलते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत संजीदगी से, बहुत तरीके से करना चाहिए। अगर करना भी हो, कम तादाद में इस्तेमाल करना चाहिए, कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, और फैट को अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार भी बताया, क्योंकि फैट जो है, फैट का कोई रोल कैंसर के पोज़ीशन में नहीं है, कैंसर के होने में फैट का कोई रोल नहीं है। अलबत्ता फैट का रोल है, अगर देखा जाए कैंसर को प्रिवेंट करने, ठीक है? उसमें जो हम तेल खाते हैं, उसमें हमने बताया कि हमेशा सरसों का तेल सबसे बेहतरीन तेल रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप पिछली बार ओलिव ओलिव ऑयल की बात कर रहे थे, लोग बोल रहे हैं ओलिव ऑयल खाना चाहिए, ये वो। देखिए उसमें क्या है, उसमें ओमेगा 3 की मिकदार जो है वो कम है, ओमेगा 6 की मिकदार जो है थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरह सूरजमुखी तेल में, उसी तरह बाकी एक ही तेल है सरसों का तेल, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो अच्छे मिकदार में है, जो इंसान को कैंसर या हार्ट या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचाने में मदद। तो ये रहा। जी, मतलब ओवरऑल डॉक्टर साहब आपका कि ये कि जो ये बीमारी है या और भी बीमारी है, कम से कम जो हमारा खाना-पीना है, इस पर हमारा कंट्रोल है ना, इस पे अगर हम कंट्रोल करेंगे, ये तो सही सही तरीके से खाएँगे और क्या खाना चाहिए, इस पे हम ध्यान देंगे, तो हम बीमारियों से बच जाएँगे, खासकर कैंसर जैसी बीमारी। तो इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, हम कर सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि किसी के कंट्रोल में है कि मतलब आप नहीं कर सकते। तो ये हमारे कंट्रोल में है, इसको हम कर सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन का खातिर का इस्तेमाल जब होता है, वो भी अच्छी बात है। क्योंकि पहले बोलते थे कि भई रेड मीट और बाकी सब चीज़ खाने से, ज़्यादा करने से काफ़ी ज़्यादा कैंसर होता है। उसमें भी है, उसमें है, वो सब चीज़ है, लेकिन प्रोटीन का इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रोटीन का खातिर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर खातिर का इस्तेमाल होता है, वो कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में मदद ही नहीं करता है, बल्कि इंसान की बॉडी जो है, उसको इम्यूनिटी फाइट करने के लिए ताकतवर बना देता है। तो ये सब भाई, ग़िज़ाई इंसान को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना इम्यूनिटी पावर बेहतर होगा, इंसान को बीमारी से इतना महफूज़ रहे। और उसके बाद हमारा जो माहौल है, माहौल में देखिए आप, हमारे
ट्रैफिक की बात करिए, सड़कों की बात करिए, ठीक है। हम यहाँ पर ये ऐसा बोलते हैं कि भाई स्मोकिंग में कमी आ गई, ठीक है। स्मोकिंग में कमी आने के साथ-साथ लंग कैंसर में उतनी कमी जितनी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। वो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? उसमें बाकी वजूहात हैं जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो सड़कें हैं, खासकर अब तो सड़कें थोड़ा ठीक-ठाक होगी, लेकिन सड़कें जो हैं, सड़कों से जो धूल उठती है, ठीक है, जो गर्द-गुबार उठता है, ठीक, वो कहाँ जाता है? वो तो हवा में रहता है। हवा से ले रहे हैं, सांस हम लेते हैं, वो हमारी सांस हम लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो डैमेज किसको होगा? डैमेज तो उसी को होगा जो फर्स्ट लेवल बैरियर है। और फर्स्ट बैरियर क्या होता है? वो हमारा फेफड़ा। यानी जो हम स्मोकिंग पे बात कर रहे थे कि स्मोकिंग काज है कैंसर के, बहुत सारे कैंसर्स में। डॉक्टर साहब, आपका यही कहना है कि स्मोकिंग का मतलब सिगरेट या तंबाकू ये नहीं है। स्मोकिंग का मतलब है कि जो गाड़ियों से जो धुआं, स्मोकिंग में जो फैक्ट्रियों से धुआं उठता है, हाँ। स्मोकिंग जो हम घर में चूल्हा जलाते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म। नहीं, मैं जो स्मोकिंग, जो हम सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल जो होता था पहले ज़माने में, आज से 20 साल पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। यहाँ पर ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में कमी आई है, क्योंकि बहुत सारा उस पर बात होगी, एडवर्टाइज़मेंट होगा, तो कमी आ गई। लेकिन वो जो सिगरेट नोशी में जो कमी आ गई, उसके साथ-साथ लंग कैंसर में, फेफड़े के कैंसर में जो कमी आनी चाहिए थी, वो कमी नहीं आई। नहीं आई। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि हमने एनवायरनमेंट जो हमारा है, उस पर हम हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे सड़कों से धूल उठता है, वो धूल कहाँ जाती है? वो भी हमारे सांस के साथ हमारे अंदर जाती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक से जो जो मतलब डीज़ल गाड़ियाँ हैं खासकर, और जो लेडिड पेट्रोल यूज़ करती हैं गाड़ियाँ, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है। बड़ी-बड़ी ट्रकें चलती रहती है, ट्रकों की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उधर से धुआँ जो निकलता है, वो कहाँ जाता है? वो तो हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, और यही एनवायरनमेंट जो है, इसी से हम साँस लेते हैं, ठीक है? और उसी चीज़ से यही धुआँ, यही धूल हमारे घरों में घुस जाता है। अगर आप देखेंगे, आपके कमरे में पर्दे एकदम धूल में लथपथ हो जाते हैं। हमारे जो पेड़-पौधे हैं, उन पर ये धूल जम जाती है, उनको नुकसानात हो जाती हैं। उनको जो ऑक्सीजन निकालना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके ऑक्सीजन देना हमारे एनवायरनमेंट को, वो नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। इसके बारे में हमको बाज़ाब्ता इक़दामात करने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो आप जैसे रिपोर्टर हैं, आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, उनको इन बातों पर मेरे ख़्याल में सवाल उठानी चाहिए, और ये बहुत अहम पड़ा, ठीक है? उसके बाद आप वो जो अंगीठी, धुआँ, बाकी सब जो घर में लोग पुराने ज़माने में, आज भी अगर गाँवों में जाएँगे, लोग कूड़ा-करकट जमा कर लेते हैं, उसको जला देते हैं। धुआँ कहाँ जाता है? और धुआँ तो हमारे एनवायरनमेंट में जाता है। अगर 100 लोग जलाएँगे, 100 घर ऐसा लग चलाएँगे, आप देखिए, एक एक घर से 1 किलो धुआँ निकलता है, 100 घर से कितना होगा? 1 क्विंटल का धुआँ, और वही हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, और फिर खाँसी, जुकाम, बाकी चीज़, और आहिस्ता-आहिस्ता लंग कैंसर होता है। तो ये हो गई, ये जो बात है, ये मैं कर रहा हूँ इस पर, जो डॉक्टर, एक मिनट, यहाँ पे मैं नाज़रीन को एक बात बताऊंगा जो बड़ी अहम आपने बताया कि हम जो हमारे जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, गार्डन है या पार्क है या हमारी जो खिड़कियां हैं, यहाँ पे ये अगर किसी को अपने मोहल्ले में या अपने इलाके में या अपने आसपास अपने मकान में ये देखना होगा कि मेरे आसपास में हवा जो बाहर हम सांस लेते हैं कितना साफ पाक है, उसको अपनी रोज जो गार्डन में उनके दरख्त लगे होंगे या खिड़कियां बाहर से उनको देखना हाथ से कि कितना धूल चढ़ता है उस पे, तो आसानी से पता चलेगा उसका कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किस मुझे कितना केयर करना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, तो ख़ासकर यहाँ पर ये देखा गया है, कश्मीर की मैं बात करता हूँ, ख़ासकर जो ट्रक होते हैं ना, ट्रक के टिप्पर, जो सड़क पर चलते हैं, वो क्या करते हैं? देखिए, हमारा जो सॉइल है ना, ये सॉइल डिफरेंट टाइप का सॉइल है। ये बाकी जो सोग हैं, बाकी जो खत्ते हैं, ज्योग्राफिकल खत्ते हैं, उसके जो हमारी करेबा सॉइल है, करेबा सॉइल में क्या होता है? ये बहुत ही महीन टाइप की सॉइल होती है। जब ये लोडेड ट्रक्स आ जाती हैं, फिर ये चलते हैं सड़क पर, तो इनके ये छोटे-छोटे ये गिरा देते हैं, टायर में लगा होता है, ठीक है? वो सब, अगर सड़क नहीं भी बनी है, मैक्डेमाइज़्ड रोड है, उस पर जब ये लग जाता है, ठीक है? तो फिर वो सूख जाता है, फिर छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जब उस रोड पर चलती है, तो गर्द उठती है, और वो गर्द जो उठती है, गर्द-गुबार जो उठता है, वो बुनियादी तौर वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, लेकिन
उस पर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है? हम्म, क्योंकि सड़कों को पानी खासकर इस वक्त में पानी मिलना चाहिए। सड़कों का साइड का ड्रेनेज जो होना चाहिए वो अच्छी तरह हमारा कंक्रीट होना चाहिए हर सड़क को, तभी तो इन सब चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो ये चलता रहेगा, मैं बोलता रहूँगा उधर से चल रहा है, बोलता रहूँगा उधर से, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा एक एफर्ट होना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो ये होगी एक बात। दूसरी बात जो अहम बात है, जो हमको इस प्रोग्राम से, इन सारे प्रोग्रामों से अख़ज़ करनी चाहिए, वो ये है अर्ली डिटेक्शन। जो कैंसर है, जो पहले से पहले स्टेज में उसको पकड़ना, उसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, एक्स-रे करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है? स्क्रीनिंग मतलब मैमोग्राफी करते हैं। स्टूल टेस्ट जो हमें इंटेस्टाइन का वो आइडिया देता है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का, अगर बीच-बीच में करेंगे तो उससे ओवरी के कैंसर, यूट्रस के कैंसर, उनके बारे में थोड़ा आइडिया मिलता है। किडनी के लिए यूरिन टेस्ट। के लिए यूरिन टेस्ट और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर होता है, ये सब चीज़ों के बारे में अगर लोग थोड़ा-सा सीरियस हो जाएँ, हम्म, तो मुझे लगता है कि अगर सारे कैंसर नहीं, कम से कम 30 से 40% कैंसर हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में कम सकते हैं। और देखिए 30-40% बहुत बड़ा होता है नंबर। 40% कोई मामूली चीज़ नहीं है, 40% ही आप मान लीजिए। 40% को फर्स्ट स्टेज या दूसरे स्टेज में ले लेना, ये तो मतलब इसका मतलब है काफ़ी हमारा ये है। तो इस बात पर हमको ज़ोर देना चाहिए और लोगों को ये बात समझनी है। ये आपका मतलब है कि हर एक 50 साल, हाँ, 50 साल एज के बाद हर हर एक एक इंसान को हेल्थ कॉन्शियस मर्द रहना चाहिए। मर्द और सन को प्रोफिलैक्टिक पहले ही जो बिल्कुल ठीक-ठाक है, उसको टेस्ट करने में जाना चाहिए। लोग ब्लड टेस्ट करते रहे, सीबीसी, वीबीसी ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो असली टेस्ट हैं कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए और कैंसर को पकड़ने के लिए, वो जैसे मैंने बताया वो स्टूल टेस्ट है, यूरिन टेस्ट। टेस्ट है, एंडोस्कोपी है, इसी तरह कोलोनोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, मैमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, इस टाइप के टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो आजकल देखा गया आप पूरा पैनल कर लेते हैं एकदम जाँच मुझे मुझे जी हेल्थ चेकअप करना है, तो फिर आप सारे ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, उसमें एएसआर नहीं करते। एएसआर सिंपल सा टेस्ट है, वो नहीं करते। हम्म, ठीक है? अब एएसआर से हम अगर सारे ब्लड टेस्ट आपके ठीक है, लेकिन एएसआर आपका गड़बड़ है, तो एएसआर हमको ये सकता है, अरे भई, अगर इसमें सारे टेस्ट ठीक है, एएसआर क्यों खराब है? ठीक है? वो हमको लीड कर सकता है। बदकिस्मती ये है कि एएसआर बहुत ही कम करते हैं। लोग एलएफटी करते हैं, केएफटी करते हैं। देखिए, केएफटी तब खराब होता है, जब किडनी किडनी 90% से 95% से 95% से ज़्यादा जब किडनी खराब हो जाती है, फिर आपका केएफटी बता देता है ये अब सारा। तक ये तब नॉर्मल है। इसी तरह लिवर का एलएफटी, एलएफटी तभी खराब हो जाता है जब लिवर का कम से कम 90% से ज़्यादा नुकसान हो गया हो, तब इसको पता चलता है। हम तो अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं। लिहाज़ा इंसान को ये सब चीज़ सुननी चाहिए, ऐसे इंटरव्यू सुनने चाहिए, ऐसी बातों पर सोचना चाहिए, ऐसी बातों पर गौर करना चाहिए। ड उधर हमारी भलाई है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो नाज़रीन को मैं एक बार फिर बताऊँगा कि ये इन 2 cancercare.jk और पी न्यूज़ और जो डॉक्टर काज़ी अशरफ साहब का डॉक्टर काज़ी अशरफ के नाम से भी फेसबुक पेज भी है। इसमें पूरे 21 एपिसोड होंगे। 21 एपिसोड हैं उन उन पेजों पे। तो जिसको भी किसी भी, चाहे किसी को किडनी कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे किसी को लिवर कैंसर में जानकारी चाहिए, किसी को ओवरीन कैंसर में जानकारी चाहिए, किसी को किसी भी कैंसर में जो बॉडी के ऑर्गन है, स्टोमक कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, हमने हर एक कैंसर पे बात की है। तो वहाँ पे पूरा एपिसोड डिटेल्ड है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर काज़ी अशरफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने वक़्त दिया हमें बहुत-बहुत और नाज़रीन को आपने ये जानकारी दी है। उम्मीद हम करते हैं कि नाज़रीन हमारी इस कोशिश को से फ़ायदा उठाएँगे और हेल्थ के बारे में बड़ा कॉशियस रहेंगे। जो डॉक्टर साहब ने बोले कुछ टेस्ट्स, ख़ासकर 50 साल के एज के बाद लोगों को ख़्याल रखना चाहिए अपना। तो डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।